लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। बिहार में शहाबुद्दीन जाने जाते हैं जंगल राज के लिए, सूरजभान सिंह जाने जाते हैं मोकामा से लेकर गोरखपुर तक अपने राज के लिए, और अनंत सिंह तो है ही छोटे सरकार। लेकिन एक बाहुबली ऐसा था कि जब वो सड़क पर AK-47 लहरा कर चलता तो पुलिस वाले साइड हो जाते। वो बाहुबली जिससे सूरजभान सिंह भी डरते थे। एक ऐसा नाम जिसने मुजफ्फरपुर को बिहार अंडरवर्ल्ड की राजधानी बना दी और लंगट सिंह कॉलेज को अपना अभेद किला, जिसने ताउम्र कभी सुपारी किलिंग नहीं की, लेकिन दोस्त के मौत का बदला लेने के लिए बिहार की धरती को AK-47 से थर्रा दिया। और उसकी गूंज पटना तक ऐसे पहुंची कि खुद लालू प्रसाद यादव भी बोले कि हमें भी दिखाओ कैसा होता है AK-47। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी बिहार के उस बाहुबली की जिसने बिहार में पहली बार AK-47 से अपना खौफ जमाया। वो था रंगदारों का रंगदार, बिहार का पहला बाहुबली अशोक सम्राट। अशोक सम्राट का जमाना था। लोग कहते थे अशोक सम्राट अशोक सम्राट। अब भयानक रूप से अपराधियों से ग्रस्त जिला है वो बेगूसराय। अशोक शर्मा उर्फ अशोक सम्राट के सफर की कहानी बिहार के बेगूसराय जिले के शोकाहारा गांव से शुरू होती है। वो जाति से भूमिहार थे और उनकी पैदाइश एक ऐसे परिवार में हुई थी जहां कम्युनिस्ट पार्टी के उसूलों और विचारधारा का गहरा प्रभाव था। लेकिन अशोक सम्राट का सारा आपराधिक और राजनीतिक संघर्ष उसी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ ही शुरू हो गया। अशोक एक शानदार एथलीट थे। स्कूल कॉलेज के दिनों से ही वो वॉलीबॉल और फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी थे, जिनकी फिटनेस और एनर्जी देखने लायक थी। उनका एक जिगरी दोस्त था जिसका नाम था रामविलास चौधरी उर्फ मुखिया। दोनों शुरू से ही बहुत ही डेयरिंग और दिलफेक थे। बरौनी के कॉलेज में पढ़ते हुए उनकी हनक और दबदबा इतना तगड़ा था कि उनकी मर्जी के बगैर वहां एक पत्ता भी नहीं हिलता था। कॉलेज के ठेके हो या छात्र राजनीति, उनकी बात ही आखिरी मानी जाती थी। दिखने में बेहद हैंडसम, पढ़ाई लिखाई में भी तेज और उनका ड्रेसिंग सेंस उस दौर में भी चर्चा का विषय था। अशोक सम्राट हमेशा साफ सुथरे और शानदार कपड़ों में रहते थे। युवाओं के बीच हीरो थे। उनका सपना था कि पुलिस में भर्ती हो जाए। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने एथलीट होने के दम पर दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए फिजिकल टेस्ट भी पास कर लिया था। लेकिन कहते हैं ना, आपकी डोर ऊपर वाले के हाथ में होता है। तो एक घटना ने उनकी जिंदगी की दिशा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। फिजिकल टेस्ट देकर जब वो घर लौटे तो उन्हें एक दिल दहला देने वाली खबर मिली। उनके परम मित्र मुखिया किसी निजी कारण से जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। इस सदमे से अशोक सम्राट इतने टूट गए और भावनाओं के भंवर में इस कदर डूब गए कि उन्होंने अपने एक देसी कट्टे से अपने पेट में ही गोली मार ली। उनकी जान तो बच गई, लेकिन अशोक पुलिस की मेडिकल परीक्षा पास नहीं कर सकते थे। पुलिस में जाने का उनका पहला और सबसे बड़ा सपना हमेशा हमेशा के लिए टूट चुका था। इस बड़ी निराशा के बाद उन्होंने अपनी सारी ताकत एक नए रास्ते पर लगा दी। अकूत पैसा और पावर का सपना, जिसके दम पर वो खुद को सम्राट बनाने के सफर पर निकल पड़े। दोनों दोस्तों अशोक सम्राट और मुखिया ने मिलकर तय किया कि अब वे पूरे बेगूसराय पर अपना राज कायम करेंगे। बेगूसराय को उस समय बिहार का लेनिनग्राद कहा जाता था, क्योंकि वहां कम्युनिस्ट पार्टी की जड़ें बहुत गहरी थी। बेगूसराय में कम्युनिस्टों और कांग्रेसियों का खूनी संघर्ष दशकों से चला आ रहा था। कांग्रेस के बाहुबली कामदेव सिंह की हत्या के बाद खाली हुई स्पेस में अब अशोक सम्राट ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी, जो सीधे तौर पर CPI के स्थापित वर्चस्व को चुनौती देना था। पैसा कमाने के लिए उनकी शुरुआत हुई बिस्कोमान यानी बिहार कोऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन को टारगेट करने से। यह संस्था पूरे प्रदेश में फर्टिलाइजर्स की अकेली डिस्ट्रीब्यूटर थी, जिसका मतलब था कि इसके गोदामों में करोड़ों का माल होता था। जब भी बिस्कोमान बेगूसराय में खाद अनलोड करता, सम्राट और उनकी टीम रात के अंधेरे में अच्छी खासी खेप गायब कर देते थे। इस ऑपरेशन से उनके पास बहुत जल्द खूब पैसा जमा हो गया। उनकी इस डेयरिंग को देखते हुए CPI के विरोधी खेमे के कांग्रेसी नेताओं ने उन्हें राजनीतिक
और आर्थिक संरक्षण देना शुरू कर दिया। शुरू में सम्राट का ध्यान सिर्फ पैसा कमाने पर था, लेकिन कांग्रेस के उकसावे में आकर उन्होंने एक दिन सीपीआई ऑफिस के बाहर गोली चला दी। इस एक राजनीतिक कार्रवाई ने उन्हें सीधे तौर पर कम्युनिस्टों के दुश्मन की लिस्ट में डाल दिया और वो दशकों पुरानी पॉलिटिकल राइवलरी में फंस गए। सम्राट और मुखिया मिलकर हर काम को अंजाम दे रहे थे और खूब पैसा कमा रहे थे। दोनों का साथ होना कम्युनिस्ट कैडर के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका था, इसलिए कम्युनिस्ट नेताओं ने उनके बीच फूट डालने की साजिश रची। उन्होंने रामविलास चौधरी यानी मुखिया को बहकाना शुरू कर दिया। अशोक सम्राट सारा नाम और पैसा कमा रहा है, जबकि जोखिम तो वो उठाता है, यानी मुखिया को ऐसा कहकर भड़काना शुरू कर देते हैं। मुखिया धीरे धीरे इन बातों से प्रभावित भी होने लगा और दोनों में पैसे और नाम को लेकर हर बात पर झगड़े होने लगे। आखिरकार एक दिन उन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया और कमाए हुए धन का बंटवारा भी किया गया। अलग होते ही मुखिया को खुले तौर पर सीपीआई का हाथ और संरक्षण मिल गया। जिगरी दोस्त अब जानी दुश्मन में बदल गए। फिर दोनों के बीच राइवलरी की पहली सार्वजनिक घटना तब सामने आई जब दोनों के घर में एक ही दिन में शादी थी और बारात भी एक ही रास्ते से आनी थी। फिर इसी मामूली से बात पर ईगो क्लैश छिड़ गया कि पहले किसके घर पर बारात आएगी। हालांकि बारात पहले मुखिया के घर पर आई और अशोक सम्राट अपनी आंखों के सामने खुद को छोटा होते हुए देख रहे थे। इस घटना ने उनकी बची हुई दोस्ती को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसके बाद मुखिया ने अशोक सम्राट पर कई जानलेवा हमले भी किए, उस दोस्त पर जिसने उसके लिए खुद को कभी गोली मार ली थी। सम्राट ने समझ लिया कि बेगूसराय अब उनके लिए सुरक्षित नहीं है। वो वहां से निकलकर मुजफ्फरपुर चले गए नई ताकत को जुटाने के लिए। मुजफ्फरपुर पहुंचकर अशोक सम्राट सीधे लंगर सिंह कॉलेज के छात्र नेता और नामी ठेकेदार मिनी नरेश से मिले। मिनी नरेश जो खुद यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग और ब्लॉक बनवाने जैसे बड़े बड़े ठेके पर राज करते थे और रामानंद सिंह की हत्या कर अपनी बादशाहत पहले ही कायम कर चुके थे और वो अशोक सम्राट को अपने छोटे भाई जैसा मानते थे। उन दोनों के बीच कोई छोटा बड़ा नहीं था। दोनों की जोड़ी इतनी दमदार थी कि बेगूसराय के छात्र भी मुजफ्फरपुर में एकजुट हो गए, जिससे उनका मुकाबला कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं रहा। मुजफ्फरपुर की राजनीति में उस दौर में दो बड़े कांग्रेसी नेता थे, ललितेश्वर प्रसाद शाही और रघुनाथ पांडे, जिनकी आपस में बनती नहीं थी। दोनों को बाहुबलियों की जरूरत होती है। फिर एलपी शाही के बेटे हेमंत शाही ने मिनी नरेश और अशोक सम्राट को राजनीतिक संरक्षण दिया, जबकि रघुनाथ पांडे ने चंदेश्वर सिंह के सिर पर हाथ रख दिया। चंदेश्वर सिंह के गैंग में उस वक्त दो और नामी गैंगस्टर शामिल हुए, छोटन शुक्ला और भुटकुन शुक्ला। चंदेश्वर सिंह और मिनी नरेश की राइवलरी के चलते मुजफ्फरपुर में गैंग वार चरम पर था। मिनी नरेश और अशोक सम्राट के साथ आ जाने से सारे बड़े ठेके उनकी झोली में गिरने लगी और आसपास के जिलों में उनका सिक्का चलने लगा। उनकी मर्जी के बगैर कोई भी टेंडर खुलता ही नहीं था। इसी बीच कहते हैं एक दिन हॉस्टल में छात्रों की बैठक थी, छत पे ये शायद बैठक हो रही थी। उसी बीच किसी एक छात्र ने अशोक शर्मा से कह दिया, अशोक दा अब तो तोहर एक छत्र राज भय रहलो, हम तो अब सम्राट न भेलो, यानी कि अब तो हर तरफ आपका ही राज है, मतलब अब तो आप सम्राट हो गए। उसी दिन से अशोक शर्मा को अशोक सम्राट के नाम से जाना जाने लगा। इधर चंदेश्वर सिंह लगातार मिनी नरेश को खत्म करने की फिराक में थे। आखिरकार उन्हें एक मौका मिल ही गया जब अशोक सम्राट किसी काम से पटना गए हुए थे। हालांकि अशोक ने मिनी नरेश को सावधानी बरतने के लिए कहा था, लेकिन उनकी आखिरी मुलाकात यही साबित हुई। 10 फरवरी 1989 को सरस्वती पूजा के दिन, जो हॉस्टल में सबसे बड़ा जमावड़ा वाला दिन था और बिहार में खास करके ये दिन काफी इंपॉर्टेंट होता है स्कूल कॉलेजों में, चंदेश्वर सिंह के गैंग ने सिक्योरिटी के बीचों बीच हॉस्टल परिसर में धावा बोल दिया। बमबाजी और अंधाधुंध फायरिंग गोलीबारी के बीच मिनी नरेश को घेर कर गोलियों से छलनी कर दिया। हॉस्टल में घुसकर मिनी नरेश को मारना एक बहुत बड़ा दुस्साहस था, जिसने अशोक सम्राट को पूरी तरह से हिला दिया। यह अशोक सम्राट के लिए जीवन का दूसरा सबसे बड़ा सदमा था। उन्होंने कुछ महीनों के लिए चुप्पी साधी और हॉस्टल छोड़ दिया, लेकिन बैकएंड में अपनी ताकत बढ़ाते रहे। वो बार बार हॉस्टल आते और छात्रों के बीच बदले की बात दोहराते थे। उनकी जुबान पर हमेशा यही शब्द रहते थे, साल पुरते पुरते मारे दे।
यानी साल पूरा होते होते उसको मार दूंगा। अशोक सम्राट ने मुजफ्फरपुर के छाता चौक पर चंदेश्वर सिंह का इंतजार किया। उनकी कार में कार्बाइन थी, लेकिन निराशा हाथ लगी क्योंकि उसमें जंग लगने की वजह से गोली नहीं चली। उन्होंने वापस आकर कहा कि अब वो चंदेश्वर सिंह को सरस्वती पूजा के अगले दिन यानी चंदेश्वर सिंह के बेटे के तिलक के दिन ही मारेंगे ताकि उनकी खुशियां मातम में बदल जाए। 28 जनवरी 1990 को फिर अगले शाम को अशोक सम्राट वापस अपनी कार में बैठकर इंतजार करने लगे। अंधेरा छा चुका था, तभी चंदेश्वर सिंह अपनी गाड़ी लगाकर उतरे और उन्हें सिगरेट पीने का शौक था। वो लाइटर से सिगरेट जलाने लगे और लाइटर की छोटी सी लौ में चंदेश्वर सिंह का चेहरा दिख गया। अशोक सम्राट ने अपनी AK-47 का ब्रस्ट मोड ऑन कर रखा था और फिर 2-3 सेकंड के भीतर ही 30 गोलियां चंदेश्वर सिंह के शरीर में उतार दी, यानी पूरी की पूरी मैगजीन ही खाली कर दी। यह बिहार के आपराधिक इतिहास में AK-47 से किया गया पहला मर्डर था। बिहार क्या कहते तो हैं कि पूरे भारत में AK-47 से पहला मर्डर मुजफ्फरपुर में ही हुआ था। तब तक तो बिहार पुलिस के अधिकारियों ने भी AK-47 का सिर्फ नाम सुना था, कभी देखी नहीं थी कि ये राइफल होती कैसी। यह घटना AK-47 के खौफ को बिहार के अंडरवर्ल्ड में स्थापित कर गई और अशोक सम्राट का कद अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन ये AK-47 अशोक सम्राट तक कैसे आई, इसके पीछे भी 2 कहानी है। पहला कि उन्होंने हथियार आतंकवादियों से खरीदा था और दूसरा कि सेना में उनके कुछ दोस्त थे जिन्होंने मारे गए आतंकी के जब्त हथियार उन तक पहुंचाए थे। अब सच जो भी हो, लेकिन AK-47 की ताकत के दम पर अशोक सम्राट वापस बेगूसराय में एंट्री करते हैं, जहां से वो जान बचाकर कभी भागे थे। उन्होंने मिनी नरेश की हत्या में शामिल रहे मुखिया के दोस्त राम लखन दास महंत को पकड़ा। सम्राट ने उससे समझौता किया और शर्त रखी कि अगर वो राम विलास चौधरी यानी मुखिया की हत्या करवा देगा तो उसे माफ कर दिया जाएगा। हालांकि सम्राट को अब भी डर था कि कहीं ये दोनों मिलकर उन्हें ही न मार दे, इसलिए उन्होंने राम लखन दास को खुद मुखिया की हत्या करने का आदेश दे दिया। कहां 10 साल पहले जिस दोस्त के दर्द में अशोक सम्राट ने खुद को गोली मार ली थी, आज उसी दोस्त की सुपारी उन्होंने खुद दी थी। राम लखन दास ने मुखिया की हत्या कर दी और वापस से बेगूसराय की ताकत अशोक सम्राट के हाथ में आ गई, जहां वो अब एक विशुद्ध व्यापारी और बाहुबली बन चुके थे। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि बाहर का कोई आदमी बेगूसराय में दखल न दे। लेकिन उनके इस साम्राज्य को जल्द ही मोकामा के उभरते हुए बाहुबली सूरजभान सिंह से चुनौती मिली, जिनका विस्तार बेगूसराय तक था। उस दौर में वो रिफाइनरी और रेलवे के ठेके के पैसे का सबसे बड़ा खिलाड़ी थे। बेगूसराय में 2 नेता थे, रीता कंस्ट्रक्शंस के रतन सिंह जो सम्राट के साथी बने और कमला कंस्ट्रक्शन के भाजपा नेता राम लखन सिंह जो आगे चलकर सूरजभान सिंह के साथ हुए। और उन दोनों नेता के बीच ठेके को लेकर अपनी जंग थी सीधे सीधे एक दूसरे से। अशोक सम्राट के दम पर रतन सिंह को सारे ठेके मिलने लगे थे, इसलिए राम लखन सिंह ने मोकामा के सूरजभान सिंह को अपने खेमे में शामिल कर लिया। आगे सूरजभान सिंह के भाई मोती सिंह की हत्या का आरोप भी सम्राट पर ही लगा था, जो इस राइवलरी की जंग में एक प्रतिशोध की भावना को भी जोड़ता था। सम्राट ने तय कर लिया कि वो इस चुनौती को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। एक शाम जब सूरजभान सिंह अपने घर से बाहर निकले तो अशोक सम्राट AK-47 के साथ घात लगाकर बैठे थे। उन्होंने गोलियों की बौछार कर दी, मगर तभी बीच में आई एक गाय ने सूरजभान सिंह को बचा लिया। गोलियां गाय और उनके सहयोगी मनोज सिंह पर लगी। सूरजभान सिंह को भी पैरों में गोली लगी, लेकिन वो जिंदा बच गए। इस घटना ने अशोक सम्राट के जिंदा रहने तक सूरजभान सिंह की नींद उड़ा दी थी। कहते हैं कि अशोक सम्राट की खासियत थी कि वो बड़ा बड़ा काम भी जो होता था ना, वो खुद करने जाते थे। वो खुद एक बहुत ही माहिर शार्प शूटर थे, जो खुद मैदान में कूद कर अपने दुश्मनों को खत्म करते थे। अशोक सम्राट की ताकत इतनी बढ़ गई थी आगे चलकर कि वो जिले में अपनी एक समांतर सरकार चलाते थे, जहां उनकी मर्जी ही बेगूसराय की नियति थी। इस दबदबे को तोड़ने के लिए लालू प्रसाद यादव की जनता दल सरकार ने गुप्तेश्वर पांडे को बेगूसराय का SP बनाकर भेजा। गुप्तेश्वर पांडे के नेतृत्व में पुलिस ने 1993 से 1994 तक में 42 इनकाउंटर किए, जिससे गैंग वॉर काफी हद तक कमजोर हो गया।
भयानक रूप से अपराधियों से ग्रस्त जिला है वो बेगूसराय। अशोक सम्राट का जमाना था, लोग कहते थे अशोक सम्राट अशोक सम्राट। अशोक सम्राट ने गुप्तेश्वर पांडे का इन्वेस्टिगेशन भटकाने के लिए एक बार 2 AK-47 और एक बक्सा दीवार के ऊपर से उनके सरकारी आवास के भीतर फेंकवा दिया। इस हथियार को खुलवाने के लिए पटना से बम निरोधक दस्ता बुलाना पड़ा, लेकिन जब बक्से से AK-47 निकला तो उसको देखने की इच्छा खुद लालू प्रसाद यादव ने भी जताई थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इसके बारे में सुना था। इधर गुप्तेश्वर पांडे की कार्रवाई इतनी तेज थी कि सम्राट को मजबूरी में अपना ठिकाना बेगूसराय के बाहर ही रखना पड़ा था। इस सब के बीच ठेकों के सिलसिले में अशोक सम्राट का पटना आना जाना लगा रहता था। वहीं एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की बेटी पर उनकी नजर पड़ती है। कहानी में उसका बदला हुआ नाम आप आरूसी समझिए, जिससे सम्राट को प्यार हो गया। सम्राट का अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी और बात करने का लहजा ऐसा था कि आरूसी, जो पटना वुमेन्स कॉलेज में स्टूडेंट थी, वो भी उन पर फिदा हो गई। लेकिन वो सम्राट के आपराधिक इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानती थी, पर पिता तो सब जानते थे, इसलिए इंजीनियर साहब इस प्रेम के बिल्कुल खिलाफ थे। हालांकि आरूसी की जिद पर और अशोक सम्राट की चाहत पर बाहुबली आनंद मोहन ने संरक्षक की भूमिका निभाई और पटना से करीब 300 किलोमीटर दूर बांका के गांव में दोनों की शादी करवाई, क्योंकि यह शादी दोनों ही परिवार की मर्जी के खिलाफ हो रही थी। 1994 में हुए उनके रिसेप्शन में बिहार के काफ़ी VVIP लोग भी उस पार्टी में शिरकत किए थे, यानी कि नेता और बड़े बड़े अधिकारी भी, क्योंकि 1995 के चुनाव से पहले उनकी दोस्ती हर बड़े नेता के लिए मजबूरी बन चुकी थी। शादी के बाद पत्नी आरूषी लगातार दबाव बनाती रही कि वो अपराध की दुनिया छोड़ दे। सम्राट को भी एहसास हो गया कि भविष्य में खुद को सुरक्षित रखने के लिए राजनीति ही बेहतर रास्ता है। 1995 के विधानसभा चुनाव में अशोक सम्राट ने मुजफ्फरपुर के कुर्नी विधानसभा सीट से निर्दलीय पर्चा भरा, क्योंकि उन्हें आनंद मोहन की पार्टी बिहार पीपल्स पार्टी से टिकट नहीं मिला। इस क्षेत्र में उनका ससुराल भी था, इसलिए पत्नी आरूषी दिन रात एक करके उनके लिए वोट भी मांग रही थी। इस चुनाव में उनके और बृज बिहारी प्रसाद के संबंध भी खराब हो गए थे, क्योंकि बृज बिहारी नहीं चाहते थे कि सम्राट कुर्नी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े, क्योंकि बृज बिहारी ने वहां छोटन शुक्ला के हत्या के आरोपी ओंकार नाथ को समर्थन दिया था। ये बिहार के सबसे बड़े गैंगवार से जुड़ी कहानी है। शुक्ला ब्रदर्स वाली कहानी में आप इसे डिटेल में समझ सकते हैं। आगे चुनाव हुआ और उसमें जनता दल के बसावन प्रसाद भगत जीते और अशोक सम्राट निर्दलीय होकर भी दूसरे नंबर पर बने रहे, जबकि बृज बिहारी समर्थित ओंकार सिंह को सिर्फ 102 वोट ही मिले। चुनाव हारने के बाद अशोक सम्राट का उनके दोस्त रतन सिंह से विवाद चरम पर पहुंच गया। रतन सिंह, जिसके लिए सम्राट ने ठेके लिए थे, अब कमीशन को लेकर उनके साथ बात बिगड़ने लगी थी। बात इतनी बिगड़ने लगी कि सीधे सीधे उनके बीच चुनौती की लड़ाई आ गई। और सबसे बड़ा बवाल तो तब हुआ जब रतन सिंह ने अशोक सम्राट के ही एक खास आदमी को ट्रेनिंग देकर उसे मिनी सम्राट की उपाधि दे दी, ये कहते हुए अशोक सम्राट को कि वो जब चाहें तो किसी को भी अशोक सम्राट बना सकते हैं। उनके कहने का मतलब ये था कि अगर मैं तुम्हें अशोक सम्राट बना सकता हूं तो किसी और को भी बना सकता हूं। अपनी बादशाहत को बचाने के लिए सम्राट ने रतन सिंह को ही खत्म करने का फैसला कर लिया। 5 मई 1995 को चुनाव नतीजों के एक सप्ताह बाद सम्राट अपनी टीम के साथ रतन सिंह की हत्या करने के लिए सोनपुर गए थे। वो हमेशा अपनी मारुति 800 में चलते थे, जिसमें अपने साथ कुछ खास लोग रखते थे जिन्हें देखकर कभी ऐसा न लगे कि वो कोई अपराधी हैं। ऐसा वो अपना एक पर्सनालिटी बनाकर चलते थे ताकि रास्ते में पुलिस उन्हें रोके ना, उन्हें संदिग्ध ना समझे। और उसी गाड़ी के डिक्की में उनके हथियार भी थे, जिसमें AK-47 और स्टेन गन जैसे ऑटोमेटिक राइफल छिपा कर रखे हुए थे। मगर रतन सिंह की तलाश में वो अपनी कार छोड़कर ओमनी वैन में सवार हो गए। ऑटोमेटिक हथियार मारुति में ही छूट गए। ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भूल साबित हुई। उन्हीं दिनों पटना में हाई प्रोफाइल किडनैपिंग हुई थी, जिससे पुलिस पर भारी दबाव था। मुजफ्फरपुर वैशाली मार्ग पर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट शशि भूषण शर्मा के नेतृत्व में नाकेबंदी चल रही थी। जंदाहा रोड पर उनकी ओमनी वैन को रोका गया तो सम्राट के साथियों ने घबरा कर गाड़ी भगा दी, जो आगे जाकर टकरा गई।
हथियार न होने के कारण सम्राट और उनके साथी खेतों के रास्ते भागने लगे। फिल्मी स्टाइल में शशि भूषण शर्मा ने भी उनका पीछा करना शुरू कर दिया। कई किलोमीटर तक उनके बीच में ये भागदौड़ चलती रही, लेकिन वो रुके नहीं। और इसके बाद शशि भूषण शर्मा को एक आइडिया आया और उन्होंने डकैत डकैत चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन दिनों बिहार में डकैती खूब होती थी, गांव वाले परेशान रहते थे। ऐसे में डकैत का नाम सुनकर स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़के और वो पुलिस की मदद करे, क्योंकि पुलिस अगर पीछे भाग रही है तो गांव वाले पकड़ सकते हैं, ऐसा उन्हें लगा। और ये चीज़ जो है, शशि भूषण शर्मा का जो ये स्ट्रेटजी है, ये काम भी आया। भागते भागते ये हुआ कि पुलिस के साथ साथ गांव वालों से भी भागते भागते अशोक सम्राट और उनके साथी अपने ससुराल वाले गांव दिग से कुछ ही दूरी पर थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये उनके ससुराल का गांव है और वो गलती से किसी और गांव में निकल गए। अगर वो अपने ससुराल वाले गांव में पहुंच जाते, जो भूमियारों का गांव था, तो वहां पर उनको आराम से संरक्षण मिल जाता और कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन भागते हुए जब वो दूसरे गांव में चले गए तो वहां पर हुआ ये कि लोगों से बचने के लिए वो शकुंतला देवी नाम की एक विधवा औरत के घर में घुस गए और शकुंतला देवी ने हिम्मत दिखाते हुए बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। पुलिस और ग्रामीणों ने पूरे घर को घेर लिया। कहा जाता है कि ग्रामीण ने गुस्से में आकर कि डकैत को तो मार ही देंगे, और उन्होंने उस झोपड़ी में आग लगा दी। अशोक सम्राट और उनके साथी आग से बचने के लिए बाहर निकले। इसी बीच पुलिस ने हमला बोल दिया और वहां मौजूद गांव वालों ने भी उन्हें मारना शुरू कर दिया। इसके बाद तो कहते हैं कि उन्हें इतना पीटा गया, गांव वालों ने इतना पीट दिया कि पहचानना मुश्किल हो गया था। कुछ दिनों तक तब पुलिस को भी पता नहीं था कि उन्होंने जिसे मारा है वो था कौन। धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई और जब शव की पहचान हुई तो पता चला। और कैसे पता चला? जो अशोक सम्राट ने खुद को गोली मार ली थी, उस गोली के निशान से पता चला कि ये अशोक सम्राट हैं। इस तरह से बिहार की आपराधिक दुनिया में अशोक सम्राट की बादशाहत खत्म हुई। उनकी मौत के बाद ही सूरजवान सिंह का वर्चस्व बढ़ा और वहां से बेगूसराय क्षेत्र के वो सांसद भी बने जो पहले बलिया में था, जिसे अशोक सम्राट जीते जी बाहरी लोगों से बचा कर रखना चाहते थे। तो यही थी कहानी बिहार के पहले AK-47 वाले बाहुबली अशोक सम्राट की। अगर आप कहानी में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कहानी अंत तक देख रहे हैं। तो अपना प्रोसेस जारी रखते हैं। आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना नाम और अपने शहर, अपने गांव का नाम जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मुझे देखने वाले जो मेरे सबसे करीबी लोग हैं क्राइम कनेक्ट पर, वो कहाँ से है। और अगले वीडियो से मैं ये शुरू करूँगा कि जो लोग सब पहले कमेंट करेंगे तो पहले 5 लोगों का नाम जो है वो मैं अगली वीडियो में लूँगा कि इन लोगों ने पिछली कहानी को पूरे अंत तक मेरे साथ देखा था। और साथ ही साथ ये भी कमेंट कीजिए कि आगे आप और कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ यूं ही हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।